विक्रम जी प्रिया के करीब आए। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी आंखें शब्दों से कहीं ज़्यादा कहना चाहती थीं। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यहाँ हूँ। तुम समझ रही हो। प्रिया ने उनके हाथों की गर्माहट महसूस की। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उनकी आंखों में देखा। उस पल में वे दोनों अपने बीच के रिश्ते की सीमाओं को भूल गए। विक्रम जी नीचे झुके, उनके होंठ धीरे से उसके गाल को छुए और फिर वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगे। प्रिया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने उन्हें पीछे नहीं धकेला। इसके विपरीत उसे अपने अंदर एक अजीब सी भावना महसूस हुई, जो अपराधबोध और इच्छा से भरी थी। पापा जी, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी। प्रिया ने कोई विरोध नहीं किया। पहला चुंबन खामोशी में हुआ। केवल दो लोगों की सांसों की आवाज़ थी, जो भावनाओं के बवंडर में एक दूसरे में खोए हुए थे। यह देर रात की एक गुप्त कहानी है। यह एक वास्तविक कहानी है जो बहुत दिलचस्प है। चाहे वह बहू हो, सास हो या बेटा, सभी को इसे समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कृपया सुनें। यह बड़ा सा घर शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित था, जहाँ हर चीज़ भव्य और शानदार लगती थी। ये वह घर था जिसे प्रिया ने उम्मीद की थी कि जब वह बहू बनकर इस घर में कदम रखेगी तो उसे खुशी मिलेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल विपरीत थी। विशाल और आलीशान जगह के बावजूद प्रिया अकेला और खोया हुआ महसूस करती थी। ऊंची दीवारें, महंगी लकड़ी की मेज़ें और कुर्सियां उसके ससुराल वालों के ठंडेपन को छिपा नहीं सकी। प्रिया ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। दर्दनाक प्रसव के बाद उसका शरीर अभी भी कमज़ोर था। देखभाल और प्यार पाने के बजाय वह अपनी सास सुनीता जी के दबाव के भंवर में फंस गई थी, जो हमेशा प्रिया को उसकी गरीबी की वजह से नीचा दिखाती थी। सुनीता जी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब भी वह प्रिया को कुछ ऐसा करते देखती जो उन्हें पसंद नहीं आता, तो वह तुरंत उसे डांट देती। यहाँ तक कि अपने पोते की देखभाल भी बहू पर आरोप लगाने का एक बहाना बन गया। एक बच्चे को भी नहीं पाल सकती, तुम सच में बेकार हो। उनके ठंडे शब्द प्रिया के कमज़ोर दिल पर चाकू की तरह चुभते थे, जिससे वह और भी ज़्यादा सिमट गई। बिना किसी प्रतिरोध के सब कुछ सहती रही। प्रिया थक कर कुर्सी पर बैठ गई। अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लगभग पूरी रात जागने के बाद रोहन काम से अभी लौटा था। यह दृश्य देखकर सहानुभूति दिखाने के बजाय उसने गुस्से से शिकायत की, रोहन, यह घर इतना गंदा क्यों है? क्या माँ ने तुम्हें साफ सफाई नहीं सिखाई? मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ, घर आकर भी यह सब देखना पड़ता है। प्रिया ने थकी हुई आवाज़ में कहा। बच्चा बहुत रो रहा था। मुझे सफाई का समय नहीं मिला। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। रोहन ने कहा, यह तुम्हारा काम है, बहाना नहीं। पत्नी और माँ होने के नाते तुम्हें सब कुछ संभालना आना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि बाहर काम करना मेरे लिए आसान है? मुझे और मत थकाओ। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने ही वाले थे, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। टीवी से आती रोशनी लिविंग रूम के एक कोने को नीला कर रही थी। उस पहले से ही ठंडे घर में रोहन महंगे चमड़े के सोफे पर पसरा हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर चल रहे कंग-थंग क्रिकेट मैच पर गड़ी हुई थी। उसके हाथ में बियर की कैन थी। वह बीच में एक घूंट ले लेता था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मैच से नहीं हटी। कमेंटेटर की आवाज़ गूंज रही थी, जो बेडरूम से आ रही बच्चे की रोने की आवाज़ को भी दबा रही थी। प्रिया कमरे से बाहर आई, अपने रोते हुए नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए। उसने एक पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर दूध के कुछ धब्बे थे। उसके बाल जल्दबाजी में पीछे बंधे हुए थे। पसीने के कारण कुछ लटें माथे पर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें गहरी और धांसी हुई थीं, जो कई रातों की नींद पूरी न होने का नतीजा थी। वह रोहन के पास आई। उसकी आवाज़ में विनती थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। सुनिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ सकते हैं? मैं बस कमरा साफ करके तुरंत बच्चे को ले लूँगी। उसने धीरे से बोलने की कोशिश की। उम्मीद कर रही थी कि रोहन उसके चेहरे पर थकान देखेगा। रोहन बिना मुड़े, आंखें स्क्रीन पर गड्ढाए हुए, हाथ हिलाकर
उसे भगाने लगा। तुम कैसी माँ हो कि अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? मुझ जैसे मर्द इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बने हैं। तुम अपना काम जल्दी ख़त्म करो और खुद ही बच्चे को संभालो। उसके ठंडे शब्द प्रिया के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह लगे। उसकी गोद में बच्चा अभी भी रो रहा था। उसकी तीखी रोने की आवाज़ से उसका दिल टूट रहा था। उसने अपमान का घूंट पी लिया, धैर्य रखने की कोशिश करते हुए समझाया, लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ गहर गई, कमज़ोर हो गई। बच्चा दिन भर रोता रहा। मुझे कुछ भी करने का समय नहीं मिला। बस थोड़ी देर मेरी मदद कर दो। इस बार रोहन तेज़ी से मुड़ा। उसकी ठंडी आंखों में चिढ़ चमक रही थी। क्या तुम ये शिकायत करने की आदत छोड़ दोगी? उसकी आवाज़ टीवी की आवाज़ से भी ज़्यादा ऊंची हो गई। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो माँ से मदद के लिए कहो। मुझे परेशान मत करो। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने रोहन को देखा। उसका सीना दुहक से कस गया। उसकी आंखों में उसके लिए कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। उसके शब्द उस छोटी सी उम्मीद को भी तोड़ रहे थे जिसे वह इस शादी में बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया, अपने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उसके पैर थकान से कांप रहे थे। बच्चा अभी भी रो रहा था, लेकिन अब उसमें उसे शांत करने की हिम्मत नहीं थी। वह बस उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकती थी। उम्मीद कर रही थी कि वह इस ठंडे घर में बची एकमात्र गर्माहट और प्यार को महसूस कर सके। बाहर लिविंग रूम में रोहन स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहा, जैसे कि कोई बातचीत हुई ही न हो। वह टीवी की आवाज़ सुन रही थी। कमेंटेटर उत्साह से चिल्ला रहा था जब रोहन की पसंदीदा टीम ने एक गोल किया। उस खुशी के विपरीत प्रिया के कमरे में केवल बच्चे के रोने की आवाज़ थी, जो उसकी सिसकियों के साथ मिली हुई थी। रात का खाना एक अजीब सी खामोशी में परोसा गया। बड़े से डाइनिंग रूम का माहौल तनावपूर्ण था। प्रिया दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल से थकी होने के बावजूद खाना तैयार करने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपते हाथों से मेज पर हर व्यंजन रखा, लेकिन सुनीता जी की आलोचनात्मक निगाहें उस पर से नहीं हटी। सुनीता जी ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर मारी। उनकी तीखी आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया। यह आज कैसा खाना बनाया है? इतना नमकीन है कि कोई खा भी नहीं सकता। क्या तुम पूरे परिवार को जहर देने का इरादा रखती हो? प्रिया ने सिर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने ठीक से चखा नहीं था। अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। अगली बार हमेशा अगली बार। तुम इस घर में बहू बनकर कितने समय से हो, और तुम खाना पकाने जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। सुनीता जी ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम सच में बेकार हो। बस दिन भर रोने वाला बच्चा पैदा करना जानती हो और उसे पालना भी नहीं जानती। रोहन जो खा रहा था ने अपनी प्लेट नीचे रख दी, नाराज़गी जताते हुए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना किसी सहानुभूति के प्रिया की ओर देखा। माँ सही कह रही हैं। तुम दिन भर क्या करती हो कि माँ को बार बार टोकना पड़ता है खाना ठीक से बनाओ? तुम दिन भर घर पर ही रहती हो, फिर भी छोटे छोटे काम ठीक से नहीं कर पाती। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, अपनी लाल आंखों को छिपाने के लिए सिर झुका लिया। उसने यह समझाने की हिम्मत नहीं की कि वह दिन भर अपने दांत निकाल रहे बच्चे के साथ व्यस्त थी, जो लगातार रो रहा था, और उसे इतना बड़ा घर साफ करना पड़ा कि उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी आवाज़ धीमी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधार करूँगी। सुनीता जी ने उसे तिरस्कार से देखा। माफ़ी मांगने से क्या होगा? क्या तुम पूरी ज़िंदगी रोहन के धैर्य पर जीने का इरादा रखती हो? तुम जैसी औरतें बोझ के सिवा और कुछ नहीं होती। ठीक उसी समय विक्रम जी ने अपनी प्लेट नीचे रखी। उनकी गंभीर निगाहें अपनी पत्नी और बेटे पर थीं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में नहीं कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में इतना वज़न था कि कमरे में मौजूद हर कोई रुक गया। बस करो सुनीता और रोहन, अगर खाना थोड़ा नमकीन है तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है? प्रिया ने अभी बच्चे को जन्म दिया है।
वह तुम्हारी पोती की देखभाल करते हुए संघर्ष कर रही है। क्या तुम्हें यह नहीं दिखता? वह दिन भर घर पर कितना काम करती है और उसे तुम्हारे दबाव को भी झेलना पड़ता है। अगर तुम सहानुभूति नहीं दिखा सकते तो कम से कम उसकी आलोचना तो मत करो। सुनीता जी ने अपने पति को घूर कर देखा। उनकी आवाज़ तीखी थी। आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। मैंने क्या गलत कहा? अगर वह बहू होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाती तो मुझे उसे सिखाना ही पड़ेगा। विक्रम जी ने अपनी भौहें सिकौड़ी और मेज पर हाथ मारा। पहली बार ऊंची आवाज़ में बोले, जिम्मेदारी सास होने के नाते तुम्हें भी अपनी बहू से प्यार करना सीखना चाहिए। वह बहू है, नौकरानी नहीं। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर है और वह रात भर जागकर बच्चे की देखभाल करने से थकी हुई है। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो क्या तुम सह पाती? पूरा कमरा शांत हो गया। रोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन विक्रम जी उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में निराशा थी। और तुम रोहन, तुम पति हो, परिवार के मुखिया हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी पत्नी की आलोचना करना जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफ़ी है? परिवार को प्यार और साझा करने की ज़रूरत होती है, तुम्हारे अहंकार और ठंडेपन की नहीं। रोहन थोड़ा असहज हो गया। उसने अपना चेहरा अपनी प्लेट की ओर झुका लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतनी सख्ती से बोलेंगे। सुनीता जी ने भी कुछ नहीं कहा, बस कुछ नाराज़गी भरे शब्द बुदबुदाए और चुप हो गईं। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम जी को देखा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह इस घर में एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके दर्द को समझते थे। भले ही उनके शब्दों से परिवार में तनाव बढ़ सकता था, लेकिन यह उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह था, जिसने उसे यह महसूस करने में मदद की कि वह पूरी तरह से अकेली नहीं है। खाना खामोशी में जारी रहा। प्रिया ने हर निवाला निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। लेकिन वह जानती थी कि कम से कम एक व्यक्ति है जो उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार है। सुनीता जी अपनी बहू से इतनी कठोर और नफ़रत इसलिए करती थी क्योंकि सुनीता जी शहर के एक अमीर परिवार में पली बढ़ी थी, जहाँ सब कुछ ग्लैमर और आराम से घिरा हुआ था। उनके पिता एक सफल व्यवसायी थे और उनकी माँ एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी के परिवार से थी। बचपन से ही उन्हें एक राजकुमारी की तरह पाला गया था, हमेशा यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके सामाजिक पद और संपत्ति से मापा जाता है। इसलिए वह उस गर्व को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और अपने बेटे की परवरिश में भी ले आईं। जब रोहन छोटा था, तभी से सुनीता जी ने अपने बेटे से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। परिवार में इकलौता बेटा होने के नाते रोहन की माँ ने खाने से लेकर पढ़ाई तक हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा। रोहन की ज़िंदगी के हर कदम की योजना उन्होंने सावधानी से बनाई थी, इस उम्मीद के साथ कि रोहन एक सफल व्यक्ति बनेगा और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जब रोहन बड़ा होने लगा तो सुनीता जी हमेशा उसके आस पास की लड़कियों पर कड़ी नज़र रखती थीं। उनकी नज़रों में केवल वही लड़कियां उनकी बहू बनने के लायक थीं जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत हो, उच्च शिक्षा हो और जो दिखने में सुंदर हों। उन्होंने खुद रोहन को कुछ परिचित परिवारों की लड़कियों से मिलवाया भी था, लेकिन रोहन ने हमेशा मना कर दिया। मुझे वे लड़कियां पसंद नहीं हैं जिन्हें आप मिलवाती हैं, वे बहुत दूर की लगती हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ, रोहन ने एक बार अपनी माँ से कहा था जब वह उसकी शादी तय करने की कोशिश कर रही थी। सुनीता जी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह विश्वास था कि किसी दिन रोहन समझेगा कि उसकी माँ उसके लिए सबसे अच्छा कर रही है। सुनीता जी की सारी उम्मीदें एक अप्रत्याशित शाम को टूट गईं जब रोहन प्रिया को परिवार से मिलवाने के लिए घर लाया। प्रिया एक साधारण पोशाक, पुराने फ्लैट जूते और एक शर्माते हुए चेहरे के साथ दिखाई दी। जब वह घर के बड़े गेट से गुजरी तो उसमें एक अजीब सी झिझक थी। प्रिया बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा गोल था और त्वचा चमकदार थी, लेकिन एक नज़र में ही पता चल गया था कि प्रिया वैसी बहू नहीं थी जैसी सुनीता जी चाहती थी।
खाने के दौरान जब रोहन ने खुशी खुशी प्रिया को अपनी प्रेमिका के रूप में पेश किया तो सुनीता जी चुपचाप बैठी रहीं। उनकी ठंडी आंखें उस युवा लड़की की हर हरकत को देख रही थीं। उनकी आवाज़ सपाट थी लेकिन उसमें तिरस्कार छिपा नहीं था। तुम क्या काम करती हो? प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया। जी, मैं एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? उन्होंने आगे पूछा। उनकी आंखें जैसे प्रिया के आर पार देखना चाहती थीं।